हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल। वेलकम टू जेआरएफ टीमर्स। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 ऑफ यूनिट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। फ्रेंड्स, मैंने जो है आप सभी के साथ यूनिट फर्स्ट टू यूनिट 10 हर एक यूनिट का पार्ट फर्स्ट भी डिस्कस कर लिए हैं और उसी के साथ कुछ यूनिट्स के पार्ट 2 भी डिस्कस कर लिए हैं। इसी तरह हम रिमेनिंग यूनिट्स के भी पार्ट 2 डिस्कस कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप पर्टिकुलर यूनिट का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड देख लेते हैं तो उसमें ऑलमोस्ट आपका 70 to 80% सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। और रही बात रिमेनिंग सिलेबस की, उसको भी हम प्रैक्टिस फॉर्म में जब हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे उस टाइम उसको भी हम कवर कर लेंगे। इस तरह आपका 100% सिलेबस जो है यूजीसी नेट कॉमर्स का वो कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस की टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और उसी के साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम नोट्स मिलते रहते हैं और जितने भी एमसीक्यूज हैं प्रैक्टिस टाइप के लिए वो भी टेलीग्राम चैनल पर मिलते रहते हैं। साथ में पीएचडी की कोई नोटिफिकेशन आती है या कोई जॉब की नोटिफिकेशन आती है तो वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहती है, तो उसको भी आप याद से ज्वाइन कर लेना। ओके, सो चलिए टाइम को वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहला टॉपिक है हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट फिर भी इसमें से कई बार हमें क्वेश्चन देखने को मिला है। सो चलिए डिस्कस करते हैं इसको। चलिए बात करते हैं डिस्पर्जन होता क्या है। तो फ्रेंड्स, डिस्पर्जन का यूज हम वेरिएशंस को जानने में करते हैं कि जो हमारा डाटा है उसमें किस तरह वेरिएशंस आ रहे हैं। इस चीज को जानने के लिए हम डिस्पर्जन का यूज करते हैं। इट बेसिकली टेल्स हाउ वन आइटम इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर। तो एक आइटम जो है वो दूसरी आइटम से किस तरह डिफरेंट है, इस चीज को जानने के लिए हम डिस्पर्जन का यूज करते हैं। अगर हम बात करें मेजर ऑफ डिस्पर्जन के टाइप्स की, तो इसके 2 टाइप्स होते हैं। एक है एब्सोल्यूट मेजर और दूसरा है रिलेटिव मेजर। तो फ्रेंड्स, कल को अगर क्वेश्चन देखने को मिलता है अगर आपको इस टॉपिक में से, तो वो इसके टाइप्स में से ही मिलेगा। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए डिस्कस करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो अगर हम बात करें एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन की, सो एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन कंटेन्स द सेम यूनिट एज द ओरिजिनल डाटा। तो इस मेजर के अंदर जो हम डिस्पर्जन को मेजर करते हैं वो हम उसी यूनिट्स में करते हैं जिसमें हमने डाटा को प्रेजेंट कर रखा होता है। लाइक अगर केजी में कर रखा है तो केजी के अंदर ही हम क्या करेंगे, डिस्पर्जन को मेजर करेंगे। इट इंक्लूड्स स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन एक्सेट्रा। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है ये काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। लास्ट टाइम इसमें से क्वेश्चन आया भी हुआ है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द मेजर ऑफ एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ओके, तो क्या क्या इंक्लूड होता है, रेंज, वेरिएशन, वेरियांस, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन। तो ये सारे पार्ट होते हैं किसका, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन का। रेंज क्या होता है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट लिमिट माइनस लोअर लिमिट। वेरिएंस क्या होता है, दैट इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन थर्ड एंड द फर्स्ट क्वार्टाइल। तो Q3 माइनस Q1 का जो हाफ है वही हमारा क्या होता है, क्वार्टाइल डेविएशन होता है। सेम इसी तरह हमारा मीन डेविएशन होता है। तो ये सारे पार्ट हो जाते हैं हमारे किसका, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन का। अगर नेक्स्ट की बात करें हम रिलेटिव मेजर का, तो रिलेटिव मेजर बेसिकली हम तब यूज करते हैं जब हमें डाटा को क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है। यूज टू कंपेयर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 और मोर डाटा सेट्स। तो अगर हमको 2 या 2 से ज्यादा डाटा सेट्स दे रखे होते हैं और अगर हमको उनको कंपेयर करना होता है तब हम यूज करते हैं रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन का। और यहाँ पर हम ओरिजिनल यूनिट्स को नहीं लेकर चलते, यहाँ पर हम परसेंटेज को लेकर चलते हैं, क्योंकि कंपैरिजन के लिए हम बेसिकली परसेंटेज का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या क्या पार्ट है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो ठीक है, जितने भी कोफिशिएंट्स हैं वो पार्ट है हमारा रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन का। और जितने भी हमारी रेंज है, वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये सारे पार्ट है हमारा किसका, एब्सोल्यूट मेजर का। ओके, चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एक बहुत ही बेसिक टॉपिक की, डेट इज डाटा की। ओके, डाटा के टाइप्स की और हम इसको कैसे कलेक्ट करते हैं। अगर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आया तभी इसी टॉपिक में से आपको देखने को मिलेगा, अदरवाइज इसमें से जनरली क्वेश्चन नहीं मिलता। ओके, तो डाटा की बात करें तो एक प्राइमरी डाटा, दूसरा सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा कौन सा होता है, जो इन्वेस्टिगेटर के द्वारा खुद से कलेक्ट किया जाता है। ओके, लाइकवाइज वो इंटरव्यू लेके कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, वो फोकस ग्रुप के थ्रू कलेक्ट कर रहा है, तो जब वो खुद से कलेक्ट किया जाएगा वो होगा हमारा प्राइमरी डाटा। और सेकेंडरी डाटा कौन सा होता है, जो पब्लिश और अनपब्लिश सोर्सेज से कलेक्ट किया जाता है, वो होता है हमारा सेकेंडरी डाटा। अगर हम वेज की बात करें कि प्राइमरी डाटा हम कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, तो बाय ऑब्जर्वेशन, हम ऑब्जर्व कर कर भी डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल इंटरव्यू, हम 1 by 1 हर एक का इंटरव्यू लेकर भी हम क्या कर सकते हैं, डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। टेलीफोनिक इंटरव्यू, टेलीफोन के थ्रू भी हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं।
मेल क्वेश्चनरी, मेल्स कर और शेड्यूल के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। ये सारे वेज हैं किसके, प्राइमरी डाटा कलेक्शन के। इसके बाद है हम सेकेंडरी डाटा को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो जितनी भी हमारे पास रिपोर्ट्स होती हैं, चाहे वो नेशनल लेवल की हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल की हो, या इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन की हो, उन रिपोर्ट्स के थ्रू जो डाटा कलेक्ट करते हैं वो सारा पार्ट होता है हमारा सेकेंडरी डाटा का। अगर हम बात करें यूएनओ की रिपोर्ट, डब्ल्यूएचओ की, आईएलओ की, सीएसओ की, एनएसएसओ की, इन सब की जो रिपोर्ट से डाटा लिया जाता है वो सारा पार्ट होता है किसका, सेकेंडरी डाटा का। अगर अनपब्लिश सोर्सेज की बात करें जो पब्लिश नहीं होते, लाइकवाइज एक ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम पेरोल स्लिप ले रहे हैं, जितने भी एम्प्लॉयज को सैलरी दी जाती है उसकी स्लिप ले रहे हैं, या अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल हम देख रहे हैं, कैश रिसीट्स देख रहे हैं, तो सारा पार्ट है किसका, सेकेंडरी डाटा का। चलिए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। सो इट इज अ स्टैटिस्टिकल फंक्शन दैट डिस्क्राइब ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए रैंडम वेरिएबल विद ए गिवन रेंज। तो एक स्टैटिस्टिकल फंक्शन है जो कि डिस्क्राइब करता है ऑल पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है। लाइकवाइज अगर आप किसी कॉइन को टॉस कर रहे हो तो टॉस करने के बाद हेड और टेल आने के क्या क्या चांसेस हैं, वो जितने भी वैल्यूज को डिफाइन करेगा वो हमारा क्या होगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेबल और एन इक्वेशन। तो हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को टेबल की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इक्वेशन की फॉर्म में भी कर सकते हैं। द टेबल corresponding to every outcome or a statistical experiment with this probability of occurrence. For example, after tossing a coin twice the probability is TT TH HT HH। मतलब कि आपने एक कॉइन को दो बार टॉस करा तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो क्या होगी, या तो दोनों पर टेल आ जाए, या दोनों एक पर टेल आए दूसरे पर हेड आए, या एक पर हेड आए दूसरे पर टेल आए, या दोनों पर हेड आए। तो ये हमारी क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी बनेगी। और अगर हम इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे, तो ये देखिए, एक भी हेड ना आए तो उसके चांसेस क्या होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0.25, है ना। जैसे कि एक भी हेड ना आए तो दोनों पे टेल आए तो 1/4, 1/4 मतलब 0.25। एक हेड आए तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी, 0.50, या तो टेल हेड आएगा या हेड टेल आएगा, या फिर दोनों हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी 0.25। तो इस तरह हमने इसको डिफाइन करा, तो ये क्या बन गया, हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन चुका है। ओके, तो टेबल की फॉर्म में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या इक्वेशन की फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप्स की। तो इसके टू टाइप्स होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम बात करें डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो अगेन इसके टू टाइप्स होते हैं, एक है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर हम बात करें कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इसके टाइप है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। वन बाय वन हर एक को डिस्कस करेंगे हम। चलिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो if the random variable can take only finite set of values then it is probability discrete probability distribution। तो जब हम सिर्फ फाइनाइट सेट की वैल्यूज को लेकर चलते हैं, लाइकवाइज आप 1 को लेकर, 2 को लेकर, 3 को लेकर, 4 को लेकर चल रहे हैं, तो ये तो हो गया हमारा किसका पार्ट, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। बट इन ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप ऐसे ले रहे हैं 1.25, 3.65, तो ये हमारा पार्ट हो जाता है कंटिन्यूस में। तो हमको सिर्फ फाइनाइट वैल्यूज को लेकर चलना है, ठीक है, जो नंबर्स की फॉर्म में हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू टॉस ए कॉइन द डेट काउंट्स ऑफ इवेंट्स आर डिस्क्रीट फंक्शंस बिकॉज देयर इज नो बिटवीन वैल्यूज। तो इसके बीच में कोई वैल्यूज नहीं, या तो टेल आएगा या हेड आएगा, ऐसा तो ये कौन सा हो गया, ये हमारा डिस्क्रीट का पार्ट हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। सो इफ द वेरिएबल्स एज्यूम टू हैव इनफाइनाइट वैल्यूज, तो अगर हमारे वेरिएबल्स की इनफाइनाइट वैल्यूज हैं तो वो पार्ट हो जाएगा किसका, कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। सो कंटिन्यूस वेरिएबल्स आर स्केल्स लाइक हाइट, वेट, टेम्परेचर। जो जितने भी वेरिएबल्स हैं लाइक हाइट, वेट, टेम्परेचर, ये सारा पार्ट है किसका, कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। जैसे कि आप वेट मेजर करते हो, तो वेट मेजर करने के बाद लाइकवाइज 74.5, 85.5, तो पॉइंट्स में आ रहा है, तो ये पार्ट होगा किसका, कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। ओके, जब हमारा पॉइंट्स में नहीं आता तो वो किसका पार्ट हो जाता है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। अब इसके पार्ट डिस्क्रीट के जो टू पार्ट्स हैं हमारे, एक बाइनोमियल है, एक पॉइजन है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था ये किसके थ्रू दिया गया था, ये दिया गया था स्विस मैथमेटिशियन जेम्स बर्नौली के थ्रू। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यूज्ड इन सच सिचुएशन वेयर
एन एक्सपेरिमेंट रिजल्ट इन टू पॉसिबिलिटी। तो बेसिकली हम जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को है उसको वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे एक्सपेरिमेंट की दो ही प्रोबेबिलिटी होती है, या तो सक्सेस आएगी या फेलियर, या तो आपको सक्सेस मिलेगा या फिर फेलियर मिलेगा। उस केस के अंदर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हैं। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन होता है एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। ओके, तो यहाँ पे जो p है वो हमारा सक्सेस को डिनोट करता है और q जो है वो हमारे फेलियर को डिनोट करता है। और यही हमारा क्या है, फंक्शन है किसका, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं फ्रेंड्स वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसमें से क्वेश्चन आया भी हुआ है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है यहाँ पर जो ट्रायल्स होंगे वो कैसे होंगे, फाइनाइट नंबर से होंगे। लाइक 100 बार आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो, 200 बार कर रहे हो, एक फाइनाइट नंबर है, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड टाइम्स आप करे जा रहे हो। सेकंड है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम। जो हमारे आउटकम्स होंगे वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। इसका मतलब या तो आपको सक्सेस मिलेगी या फिर फेलियर मिलेगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम है। ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, मतलब एक ट्रायल जो है, मान लो फर्स्ट बार मैं कॉइन को टॉस करता हूँ तो इसका इफेक्ट जो है दूसरे बार कॉइन्स को टॉस करने में नहीं पड़ेगा, ठीक है। जो ट्रायल्स है वो बेसिकली इंडिपेंडेंट है, एक ट्रायल का दूसरे ट्रायल पर कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। main two parameters are n and p. So there are two major parameters, that is n or p. N is number of trials और p is the probability of success. अगर हम शेप की बात करें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो शेप जो है वो सिमेट्रिकल भी हो सकती है, वो अनसिमेट्रिकल भी हो सकती है। अब सिमेट्रिकल कौन सी होगी और असिमेट्रिकल कौन सी होगी, देखिए। तो सिमेट्रिकल तो है कौन सी, जब आप के जो शेप है उसमें किसी भी तरह की कोई स्क्यूनेस हमें देखने को नहीं मिले, मतलब जो टेल है वो मिड पॉइंट से अबव जा रही हो, कोई स्क्यूनेस ना हो, तब हम कहेंगे वो सिमेट्रिकल है। असिमेट्रिकल तब होती है जब आपको या तो पॉजिटिव स्क्यूनेस देखने को मिले या फिर नेगेटिव स्क्यूनेस को देखने को मिले। अभी पॉजिटिव और नेगेटिव होते कौन से हैं, तो पॉजिटिव स्क्यूनेस की अगर बात करें तो जो हमारा टेल होती है, फ्लैटनेस होती है, वो डिनोट करती है राइट हैंड साइड की तरफ। ये जो फ्लैटनेस है आपको राइट हैंड साइड की तरफ देखने को मिलेगी, तब हम कहेंगे जो स्क्यूनेस है वो कैसी है, पॉजिटिव स्क्यूनेस है। सेकंड केस में अगर हम देखने को मिले, जो टेल होती है वो हमें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखने को मिलती है, तो स्क्यूनेस कौन सी है, ये हमारी नेगेटिव स्क्यूनेस है। ओके, तो इसकी जो शेप है वो सिमेट्रिकल भी हो सकती है जिसके अंदर नो स्क्यूनेस होती है, और असिमेट्रिकल भी हो सकती है जिसके अंदर पॉजिटिव स्क्यूनेस और नेगेटिव स्क्यूनेस होती है। चलिए, इसके जो अगर मेन कॉन्सोनेंट्स की बात करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, 2021 में ही क्वेश्चन आया था इसमें से। तो इसके अगर मेन कॉन्सोनेंट्स की बात करें तो कौन कौन से हैं, मीन जो होता है वो इक्वल होता है n इंटू पी के। अगर वेरिएंस की बात करें तो वो होता है n इंटू पी इंटू क्यू। सारे इनका पता होगा आपको, n किसको, नंबर ऑफ ट्रायल्स को, p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो अंडर रूट n इंटू पी इंटू क्यू। मोमेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की बात करें तो q माइनस की p डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन पी क्यू। और एन पी क्यू क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो q माइनस पी डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस इज द मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अगर हम बात करें मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कर्टेसिस, दैट इज 3 प्लस 1 माइनस 6 पी क्यू डिवाइड बाय एन पी क्यू। तो फ्रेंड्स इनको अगर हो सके तो आप क्रैम कर लेना, सभी के अलग अलग पाएंगे आपको, तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। ओके, और पूछे भी काफ़ी बार जाते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन किसने दिया था, ये दिया था डॉक्टर साइमन डेनिस, और कब दिया था, 1837 में। इसको हम कब यूज करते हैं, इसको बेसिकली हम तब यूज करते हैं जब प्रोबेबिलिटी जो हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज वेरी स्मॉल, जब जो प्रोबेबिलिटी है इवेंट के होने के जो चांसेस है वो काफ़ी कम होते हैं। लाइक अगर हम बात करें नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, एक दिन में कितने एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, 10, 15, 20, है ना, और पॉपुलेशन इतनी सारी है। तो इस केस के अंदर जो हम डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे वो कौन सा होगा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो वो होता है m की पावर x e इज द एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस m डिवाइड बाय x फैक्टोरियल। इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है वैल्यू ऑफ p इज स्मॉल एंड q इज लार्ज। जो प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की उसकी वैल्यू स्मॉल है, और q जो फेलियर है उसकी वैल्यू कैसी है, लार्ज है। अगर हम मेन पैरामीटर की बात करें तो इसका एक ही पैरामीटर है, वो है m किसके इक्वल होता है, वो होता है n इंटू पी के, बट पैरामीटर एक ही है इसका मेन, वो है m। अंडर दिस मीन एंड वेरिएंस आर इक्वल। तो हमारा जो मीन है और जो वेरिएंस है अंडर द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं।
अगर हम शेप की बात करें तो शेप जो है टोटली डिपेंड करती है किसके ऊपर, एम के ऊपर। और खास बात इसमें यह है, इसकी जो शेप है वो हमेशा पॉजिटिवली स्क्यूड रहेगी, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, तो शेप देखिए, ये देखिए, ये आपको यहाँ से इधर टेल देखने को मिल रही है इसकी, तो इसकी जो शेप है वो हमेशा कैसी रहती है, वो पॉजिटिव स्क्यूनेस रहती है। और वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, एम की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि मेजर पैरामीटर इसका एम ही है। अगर इसके मेन कंसोनेंट्स की बात करें तो इसके मेन कंसोनेंट्स कौन कौन से हैं। अगर मीन की बात करें तो वो इक्वल होता है किसके, एम के, और एम किसके इक्वल होता है, एन इंटू पी के। अगर हम वेरिएंस की बात करें वो किसके इक्वल होता है, एम के। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो वो अंडर रूट एम के इक्वल होता है। मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की बात करें तो 1/√m के। और अगर हम मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस की बात करें तो 3+1/m के इक्वल होता है हमारा कर्टोसिस। ओके, तो इनको अच्छे से क्रैम कर लेना फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है तो चांसेस यही रहते हैं कि आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में से ही देखने को मिलेगा। डिस्कवर्ड किसने करा था, अब्राम दी मोवरी ने करा था, नेट 1733 में करा था। इसको हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। इट इज़ यूज टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो आपको पता है कि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का ही पार्ट है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। दैट्स वाई इसको जो यूज़ करते हैं हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल को स्टडी करने के लिए ही करते हैं, लाइक हाइट, वेट एक्सेट्रा। इसके फंक्शन की अगर हम बात करें तो वो क्या है, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू √2π e⁻⁻1/2 ब्रैकेट x माइनस मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर। तो ये इसका एक फंक्शन है। अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, इसकी प्रॉपर्टीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सबसे पहली बात तो इसकी जो शेप रहती है वो हमेशा कैसी रहती है, सिमेट्रिकल रहती है, डेट इज बेल शेप्ड। लाइकवाइज दिस आप देख रहे हो, इसकी जो शेप है वो हमेशा कैसी रहती है, बेल शेप रहती है। इसके अंदर जो है हमारा मीन, मोड और मीडियन तीनों के तीनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। जो हमारी कर्व होती है वो कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करती, बेस लाइन को टच नहीं करती है। जो कर्व के अंदर का एरिया होता है वो हमेशा कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। इसके 2 ही मेन पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है हमारा मीन और दूसरा होता है हमारा क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी कॉल्ड स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन मीन इज इक्वल टू 0 एंड वेरिएंस इज इक्वल टू 1। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तब कहते हैं जब हमारा मीन 0 के इक्वल हो जाता है और जो वेरिएंस है वो हमारा 1 के इक्वल हो जाता है। अंडर दिस मोमेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज 0 एंड मोमेंट ऑफ कर्टोसिस इज 3। तो यहाँ पे जो स्क्यूनेस होती है वो 0 होती है ना, क्योंकि आप देख रहे हो सिमेट्रिकल शेप है तो स्क्यूनेस हमारी यहाँ पर 0 है। और कर्टोसिस की बात करें तो वो कितनी होती है, 3 के इक्वल होती है। सो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग, पैरामेट्रिक वर्सेस नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो फ्रेंड्स ये जो है अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैट्स के अंदर। जनरली आपको यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में। ओके, सो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाइपोथेसिस होता क्या है। तो हाइपोथेसिस इट्स जस्ट मेरली एन अजम्पशन। इसको जनरल सेंस में हम एक अजम्पशन कहते हैं कि किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हम अजम्पशन लगा रहे हैं स्टैट्स के अंदर, उसी अजम्पशन को हम हाइपोथेसिस कहते हैं। एग्जांपल के साथ समझते हैं, जैसे कि मान लो एक स्टूडेंट ने अभी 12th पास आउट करी है। अब उसको कन्फ्यूजन है कि उसको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। इस चीज़ के लिए उसने अपने फ्रेंड्स से, अपने सीनियर से कंफर्म किया, तो सबने एक ही सजेशन दिया कि आपको दिल्ली के कॉलेज से ही क्या करनी चाहिए, ग्रेजुएशन करनी चाहिए। अब इसने पूछा जिसने 12th करी है स्टूडेंट ने कि ऐसा क्यों, कि दिल्ली के कॉलेज में ऐसा क्या खास है। तो उन्होंने कहा कि जो भी स्टूडेंट वहाँ से पास आउट होता है उसकी अच्छी जगह प्लेसमेंट लग जाती है। तो इट्स जस्ट मियरली एन अजम्पशन, ये एक अजम्पशन है, ऐसा कुछ नहीं है। प्लेसमेंट तो उनकी भी होती है जो छोटे मोटे कॉलेज से पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसी को स्टैट्स के अंदर हम क्या कह देते हैं, हाइपोथेसिस कह देते हैं। अब हाइपोथेसिस के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है हमारा नल हाइपोथेसिस, एक होता है हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस। पहली बात तो ये नल हाइपोथेसिस को हम HO से शो करते हैं, अल्टरनेट को H1 से शो करते हैं। अब नल हाइपोथेसिस होता क्या है, जो हमेशा नोट को सपोर्ट करता है, जो हमेशा किसको सपोर्ट करता है, नोट को। जैसे कि मैंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप दिल्ली कॉलेज में एडमिशन लोगे तो आपकी अच्छी जगह प्लेसमेंट हो जाएगी। तो मैंने किसको फेवर करा, मैंने नो को फेवर करा कि ऐसा कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, आप कहीं मर्जी से पढ़ लीजिए। ये होता है नल हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव जो होता है, रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस इज कॉल्ड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अगर आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है उसी को हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहते हैं। जैसे कि
मैंने रिसर्च करने के बाद पता लगा कि जरूर इसका इफेक्ट है कि अगर आप दिल्ली के कॉलेज से पढ़ोगे तो आपका जो है अच्छी जगह क्या हो जाएगी, प्लेसमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हमेशा फेवर करता है नो को, अल्टरनेट हमेशा फेवर करता है किसको, यस को। ओके, बिल्कुल अपोजिट होता है अल्टरनेट नल का। जब भी हम जो अजम्पशन लगा के चलते हैं वो बेसिकली हमारी नल होती है। हमेशा हम नल हाइपोथेसिस को ही क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। ओके, अब पता कैसे लगेगा कि हाइपोथेसिस हमारी एक्सेप्ट हुई है या रिजेक्ट हुई है, जो अजम्पशन हमने लगाई है वो हमारी एक्सेप्ट हुई है या रिजेक्ट हुई है, ये हमें कैसा पता लगेगा। इसके लिए हमें दो वैल्यू चाहिए होती हैं, एक होती है हमारी कंप्यूटेड वैल्यू, एक होती है हमारी टेबल वैल्यू। टेबल वैल्यू हमें गिवन होती है 5% पर, 1% पर, और कंप्यूटेड वैल्यू नाम से पता लग रहा है जो हम वैल्यू हमें कैलकुलेट करते हैं, टेस्ट लगाकर जो हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो होती है हमारी कंप्यूटेड वैल्यू। ठीक है, जिसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर आपकी जो कंप्यूटेड वैल्यू है वो ग्रेटर हो जाती है किसके, टेबल वैल्यू के, उस केस में हम कहेंगे तो नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, हमारी रिजेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब अगर जो आप टेस्ट लगाकर जो वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हो अगर वो टेबल वैल्यू से ग्रेटर हो जाती है तो आपकी नल हाइपोथेसिस को हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आपकी जो टेबल वैल्यू है वो ग्रेटर है इन कंपैरिजन टू कंप्यूटेड वैल्यू, उस केस के अंदर हम नल हाइपोथेसिस को क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। होप सो क्लियर हो गया होगा। तो सारी चीजें डिपेंड करती है कंप्यूटेड वैल्यू पर और टेबल वैल्यू पर। ओके, अब एक चीज और आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता क्या है। सो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। क्या चांसेस है कि जो हमारी नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी, उसके क्या चांसेस है, ये हमें बताता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको 1% पर भी देखने को मिलेगा, आपको 5% पर भी देखने को मिलेगा, आपको 10% पर भी देखने को मिलेगा। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो ये हमारे चांसेस को शो करता है 1%, 5%, 10%। एक एग्जांपल के साथ समझना, लेट्स से लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज 5%। हम मान के चल रहे हैं जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो कितना है, 5% है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ देयर आर 5 आउट ऑफ 100 चांसेस ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस। तो अगर आप 100 बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो 5 चांसेस ऐसे हैं जिसमें आपकी जो नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जनरली हम क्या लेकर चलते हैं, 5% का ही लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेकर चलते हैं। 1% का मतलब कि हमारी एक्यूरेसी हाईएस्ट है। ठीक है, तो जनरली ये हमें देखने को नहीं मिलता, ऐसा बिल्कुल बहुत कम होता है, क्योंकि जो जनरली हमारा जो डाटा होता है वो सेकेंडरी भी होता है, प्राइमरी भी होता है। इसलिए हम 1% नहीं लेकर चलते हैं, हम 5% का लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेकर चलते हैं। ठीक है, तो 5% का मतलब 100 में से 5 चांसेस ऐसे हैं जिसमें आपकी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं टाइप 1 और टाइप 2 एरर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखो टाइप 1 एरर कौन सा होता है, दिस इज द एरर कमिटेड बाय द टेस्ट इन रिजेक्टिंग ए ट्रू नल हाइपोथेसिस। आपकी जो नल हाइपोथेसिस थी ट्रू थी, सही थी, लेकिन फिर भी आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। वो हो गया हमारा कौन सा एरर, टाइप फर्स्ट एरर। कि आपने जो नल हाइपोथेसिस डिसाइड करी थी वो सही थी, लेकिन फिर भी आपने उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। सो इट इज द टाइप फर्स्ट एरर। इसको हम डिनोट कौन किससे करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं कौन से अल्फा से। ठीक है, तो टाइप 1 एरर को हम अल्फा से शो करते हैं। इसके बाद है टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर क्या कहता है, दिस इज द एरर कमिटेड बाय द टेस्ट इन एक्सेप्टिंग ए फॉल्स नल हाइपोथेसिस। तो एक हाइपोथेसिस ऐसी थी जो फॉल्स थी, लेकिन फिर भी आपने उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। सो वो कौन सा केस हो गया, वो हो गया हमारा टाइप सेकंड एरर। इसको डिनोट करते हैं किससे, बीटा से। तो जनरली असर्शन रीजन में आपसे क्वेश्चन आस्क किया जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ओके, अब हम बात करते हैं पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। दोनों ही टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ओके, आगे हम रिसर्च करते हैं तो सारी चीज इन्हीं टेस्ट के ऊपर डिपेंड रह जाती है। तो पैरामेट्रिक टेस्ट की अगर हम बात करें तो ये किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, ये अजम्पशन पर डिपेंड होते हैं। इसका मतलब इन टेस्ट को लगाने से पहले हम एक अजम्पशन डेवलप करते हैं, उसी के बाद हम टेस्ट को यूज करते हैं। तो सबसे पहले अजम्पशन लगाई जाती है, तो ये बेस्ड होते हैं किसके ऊपर, अजम्पशन के ऊपर। जबकि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए कोई भी हम अजम्पशन नहीं लगाते। उसके बाद हम बात करते हैं क्या, जो पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं वो हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको पहले ही बताया था जब लास्ट स्लाइड्स में हमने डिस्कस किया था, जिसका मीन 0 होता है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो 1 के इक्वल होता है, वो होता है हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो पैरामेट्रिक टेस्ट हमेशा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं, लेकिन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं करते हैं।
जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें पैरामेट्रिक टेस्ट में पता होता है, लेकिन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में हमें पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता होता। हमें नहीं पता होता पॉपुलेशन को हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। पैरामेट्रिक टेस्ट बेसिकली एक पावरफुल टेस्ट है, जबकि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट पावरफुल टेस्ट नहीं है। पैरामेट्रिक टेस्ट के एग्जांपल है टी टेस्ट, जेड टेस्ट और इसका है काई स्क्वायर टेस्ट। अब इनके सारे टेस्ट हम डिस्कस करेंगे, ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उसी पर हम फोकस करेंगे। ओके, वन बाय वन। चलिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट। तो पैरामेट्रिक टेस्ट का सबसे पहला कौन सा टेस्ट है? ये है हमारा टी टेस्ट। अब टी टेस्ट एक पैरामेट्रिक टेस्ट है, इसको हम स्टूडेंट टी टेस्ट के नाम से और पेन टेस्ट के नाम से भी हम क्या करते हैं, इसको जानते हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो टेस्ट दिया था ये किसने दिया था? विलियम गोसेट ने दिया था। कब दिया था? 1908 के अंदर। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखना। इट इज एसेंशियली यूज्ड टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस ऑफ मीन वैल्यू when the sample size is small। तो जनरली इस टेस्ट को हम तब यूज करते हैं जब हमारा सैंपल साइज स्मॉल होता है। स्मॉल का मतलब क्या? लेस देन 30। एंड व्हेन द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट अवेलेबल, और जब हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन पता नहीं होता। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर दो चीजों पर फोकस करना है आपको। एक होता है पॉपुलेशन, एक होता है सैंपल। तो सैंपल जो होता है वो पॉपुलेशन का ही पार्ट होता है। पॉपुलेशन के मीन को हम शो करते हैं म्यू से, ठीक है, और सैंपल के मीन को हम शो करते हैं एक्स बार से। थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहेगा। ओके, जनरली सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन को एस से शो किया जाता है, पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन को ऐसे शो किया जाता है। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस है जो आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जो बेसिक अजम्पशन होती है। आपको पता है कि जो पैरामेट्रिक टेस्ट है वो अजम्पशन बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पर जो अजम्पशन लगाई जाती है वो ये होती है कि जो सैंपल है वो कैसे रहेंगे, हमारे इंडिपेंडेंट रहेंगे, और जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा रहेगा? नॉर्मल रहेगा। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं क्या? सैंपल टेस्ट, टी सैंपल टेस्ट के टू टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा कौन सा? वन सैंपल टेस्ट, और दूसरा होता है हमारा कौन सा? टू सैंपल टेस्ट। अब वन सैंपल टेस्ट के अंदर हम कंपैरिजन करते हैं सैंपल का किसके साथ? पॉपुलेशन मीन के साथ। और टू सैंपल टेस्ट में हम एक सैंपल ग्रुप का कंपैरिजन करते हैं दूसरे सैंपल ग्रुप के साथ। ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, अब इसका फॉर्मूला है, वन सैंपल टेस्ट का फॉर्मूला है टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाय एस डिवाइड बाय अंडर रूट एन। तो एक्स बार यहाँ पर सैंपल के मीन को शो कर रहा है, म्यू यहाँ पर पॉपुलेशन के मीन को शो कर रहा है। इस बात का भी आपको पता होना चाहिए। और अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं वन सैंपल ग्रुप का दूसरे सैंपल ग्रुप के साथ, तो यहाँ पर देखिए x1 बार माइनस x2 बार डिवाइड बाय अंडर रूट s1 का स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट n डिवाइड बाय n1 प्लस s2 का स्क्वायर डिवाइड बाय n2। ठीक है, n इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बेसिकली फॉर्मूलाज, अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं तो आपको इन फॉर्मूलाज को यूज कर ही क्या करना है, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो कौन सी होगी हमारी? वो वैल्यू होगी हमारी कंप्यूटेड वैल्यू। उसी को हम मेजर कंपेयर करते हैं किसके साथ? टेबल वैल्यू के साथ। ओके, होप सो क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब हम बात करते हैं जेड टेस्ट की। तो जेड टेस्ट कौन सा होता है? इट इज यूज व्हेन द पॉपुलेशन वेरिएंस इज नोन। अगेन, इसको हम तब यूज करेंगे जब हमारा पॉपुलेशन वेरिएंस हमें पता होगा, और जो सैंपल साइज होगा लार्ज। लार्ज का मतलब ग्रेटर देन अगर 30 होता है, तब हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं? जेड टेस्ट यूज करते हैं। गिवन बाय रिचार्ड फिशर। किसने दिया था? फिशर ने दिया था। मेन असम्पशन इसकी यही है कि जो सैंपल है वो इंडिपेंडेंट है और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है हमारा? नॉर्मल है। अगेन, टू टाइप्स होते हैं। एक होता है वन सैंपल जेड टेस्ट, टी टेस्ट नहीं आएगा, वन सैंपल जेड टेस्ट, और टू सैंपल जेड टेस्ट। वन सैंपल जेड टेस्ट के अंदर हम कंपैरिजन करते हैं सैंपल का पॉपुलेशन मीन के साथ। अगेन, वन सैंपल ग्रुप का कंपैरिजन करते हैं डिफरेंट सैंपल ग्रुप के साथ। इसमें जेड टेस्ट को निकालने का फॉर्मूला क्या है? एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट एन। ओके, ऐसे ही हम क्या करेंगे? टू सैंपल टेस्ट में भी फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डेविएशन है फ्रेंड्स पॉपुलेशन का है, जबकि टी टेस्ट में जो स्टैंडर्ड डेविएशन था वो हमारा सैंपल का था। इन चीज़ पे काफ़ी कंफ्यूजन रहती है, इसको आप थोड़ा सा याद रखना। ओके, चलिए चलते हैं अब एफ टेस्ट पर। एफ टेस्ट कौन सा होता है? दिस टेस्ट इज यूज व्हेन द टू पॉपुलेशन हैव द सेम वेरिएंस। अगर दो पॉपुलेशन है और उसका वेरिएंस सेम है, उस केस के अंदर हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं? एफ टेस्ट यूज करते हैं। इसको निकाल भी हम बहुत सिंपल मेथड से सकते हैं। इट इज सिंपली ए रेशियो ऑफ टू वेरिएंस। अगर आप टू पॉपुलेशन के वेरिएंस का रेशियो निकाल लेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा? एफ टेस्ट की वैल्यू आ जाएगी। तो एफ टेस्ट इज इक्वल टू S1 का स्क्वायर डिवाइड बाय S2 का स्क्वायर। As the value of f test is calculated in the ratio of variance, that's why this test is flexible in nature। तो ये टेस्ट जो है फ्लेक्सिबल है नेचर के अंदर। क्यों? क्योंकि हम इसको वेरिएंस की फॉर्म में निकालते हैं। असर्शन रीजन में क्वेश्चन आस्क किया जा सकता है फ्रेंड्स आपसे।
द मेन assumption ऑफ दिस टेस्ट इज सैंपल्स आर इंडिपेंडेंट, जो हमारे सैंपल्स हैं वो इंडिपेंडेंट है एंड द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल, और हमारा पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल है। देखो assumption हमारी पैरामेट्रिक टेस्ट में सेम ही रहेंगी, क्योंकि सारे के सारे पैरामेट्रिक टेस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, डेट्स वाई जो हमारी assumption है वो कैसी रहेंगी, सेम ही रहेंगी। चलिए अब हम बात करते हैं एनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। किसने दिया था, गिवन बाय रिचार्ड फिशर। ये एक्सटेंशन है किसका, टी टेस्ट का और जेड टेस्ट का, ठीक है। अब ये एक्सटेंशन कैसे हुआ, क्योंकि इस टेस्ट को हम किस लिए यूज करते हैं, हम डिफरेंस को जानने के लिए यूज करते हैं इन द मीन वैल्यूज अमंग मोर देन 2 सैंपल ग्रुप्स। देखो अगर हमारे पास 2 सैंपल ग्रुप्स हुए तब तो हम टी टेस्ट को भी यूज कर सकते हैं, जेड टेस्ट को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास 2 सैंपल ग्रुप से ज्यादा हुए उस केस के अंदर आप किसको यूज करोगे, एनोवा को यूज करोगे। तो बेसिकली यही डिफरेंस रह जाता है, तभी कहते हैं कि ये जो है एक्सटेंडेड वर्जन है किसका, टी टेस्ट का और जेड टेस्ट का। ऑल्सो इट इज एज्यूम डेट पॉपुलेशन हैव द सेम वेरिएंस। अगेन इसमें भी एज्यूम किया जाता है जो पॉपुलेशन है उसका जो वेरिएंस है वो कैसा है, हमारा सेम है। सो एफ वैल्यू कैसे निकालेंगे, वेरिएंस बिटवीन द सैंपल मीन डिवाइड बाय वेरिएंस विद इन द सैंपल। तो जो सैंपल मीन के बीच में वेरिएंस आ रहा है और जो सैंपल के बीच में वेरिएंस आ रहा है उसके थ्रू हम क्या निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। अगेन 2 टाइप्स है इसके, एक है 1 एनोवा टी टेस्ट, एक है 2 एनोवा टेस्ट। 1 एनोवा टेस्ट और 2 एनोवा टेस्ट। 1 एनोवा टेस्ट कौन सा होता है, 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंपैक्ट अदर सैंपल ग्रुप्स ऑल्सो। तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है सारे सैंपल ग्रुप को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। उस केस के अंदर हम 1 एनोवा टेस्ट यूज करेंगे, और 2 एनोवा टेस्ट हम कब यूज करेंगे, जब हमारे 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। अगर 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो 1 एनोवा टेस्ट, अगर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो 2 एनोवा टेस्ट हम यूज करेंगे। चलिए इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अब नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं जिसके अंदर हम कोई भी अजम्पशन लगाकर नहीं चलते। सबसे पहले काई स्क्वायर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट, और कई बार इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी आया हुआ है। एक बार तो क्वेश्चन बहुत सिंपल आया था। इस टेस्ट को हम और क्या कहते हैं, तो गुडनेस ऑफ फिट भी हम इस टेस्ट को कह देते हैं। सो इट इज ए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। कार्ल पियर्सन ने दिया था, कब दिया था, 1900 में दिया था। इट इज यूज टू टेस्ट द गुडनेस ऑफ फिट। गुडनेस ऑफ फिट का मतलब क्या है, वेदर ए पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन फिट द ऑब्जर्व डाटा और नॉट। जो डाटा हमने ऑब्जर्व कर रहा है उस डाटा के अंदर जो पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन है वो फिट हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस चीज को जानने के लिए हम काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हैं। डेट्स वाई इसको गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट भी कह देते हैं हम कभी कभी। ऑल्सो टू टेस्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ वेरिएबल, और हम इंडिपेंडेंस को चेक करने के लिए भी, मतलब कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर किस हद तक डिपेंड है, इस चीज को जानने के लिए भी हम काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हैं। अंडर दिस ए कंपैरिजन इज मेड बिटवीन द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी एंड ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। तो काई स्क्वायर टेस्ट के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं किस किस के बीच में, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के अंदर और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी के अंदर। अगर जो डिफरेंस है इन दोनों फ्रीक्वेंसी के अंदर वो ग्रेटर हो जाता है देन द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर इज ऑल्सो ग्रेटर। मतलब कि अगर आपने जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी थी और जो ऑब्जर्व करी इन दोनों के बीच का डिफरेंस ग्रेटर हो जाता है तो काई स्क्वायर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, हमारी ग्रेटर हो जाएगी। और अगर कोई भी डिफरेंस नहीं पाता तो काई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, फॉर्मूला क्या है हमारा, काई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ओ माइनस ई, मतलब कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। चलिए अब हम बात करते हैं मैन विटनी टेस्ट। मैन विटनी टेस्ट जो है अगेन एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। दिस टेस्ट इज यूज टू इन्वेस्टिगेट वेदर 2 इंडिपेंडेंट सैंपल रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन और नॉट। तो बेसिकली इस टेस्ट का यूज हम इसलिए करते हैं ये देखने के लिए कि जो इंडिपेंडेंट सैंपल्स हैं वो हमारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। इट इज सिमिलर टू टी टेस्ट। तो जनरली ये टी टेस्ट के सिमिलर होता है। गिवन मोर एक्यूरेट रिजल्ट व्हेन द सैंपल साइज इज स्मॉल, क्योंकि आपको पता है कि टी टेस्ट को हम यूज ही तब करते हैं जब हमारा सैंपल साइज जो है लेस देन 30 होता है। तो ये भी टेस्ट जो है एक्यूरेट रिजल्ट आपको तभी देगा जब आपका जो सैंपल साइज होगा वो कैसा होगा, स्मॉल होगा। इसके लिए हम जो यूज करते हैं वो यू से इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज विल्सन टेस्ट और विल्सन रैंक टेस्ट। तो इसको हम विल्सन रैंक टेस्ट भी कहते हैं। ओके, इसके बाद क्रूशियल वॉलिस टेस्ट कौन सा है, ये अगेन एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। दिस टेस्ट इज यूज्ड टू कंपेयर 2 और मोर इंडिपेंडेंट सैंपल। तो अगेन 2 और मोर डिपेंडेंट सैंपल्स को कंपेयर करने के लिए हम क्रूशियल वॉलिस टेस्ट का यूज करते हैं। ये इक्विवेलेंट है किसके, वन वे एनोवा टेस्ट के अंदर। फ्रेंड्स यहाँ से आपको असर्शन रीजन का क्वेश्चन जनरली देखने को मिल सकता है। ओके, इस टेस्ट के लिए हम एच सिंबल को यूज करते हैं। एच से हम क्रूशियल वॉलिस टेस्ट को शो करते हैं। दिस टेस्ट यूज रैंक इंस्टेड ऑफ एक्चुअल डाटा। तो हम यहाँ पर एक्चुअल डाटा को यूज नहीं करते, हम रैंक्स को यूज करते हैं। इसके साथ फ्रेंड्स एक स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन होता है।
ओके, वो भी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है क्योंकि वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, रैंक्स का यूज़ करते हैं रेदर देन एक्चुअल डाटा। ओके, तो इस टेस्ट के अंदर भी हम क्या है, रैंक का यूज़ करते हैं रेदर देन एक्चुअल डाटा। ओके फ्रेंड्स, लास्ट हम एक डिस्कस कर लेते हैं, एक है लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी और लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स। इसमें से काफ़ी बार क्वेश्चन देखने को मिला है, अगर आप प्रीवियस ईयर को एनालाइज कर रहे हो आपने देखा भी होगा, इन दोनों में से आपको काफ़ी बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। दैट्स वाई इसको एक बार जान लेते हैं ये होते क्या है। लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी की अगर हम बात करें, इट स्टेट्स दैट सैंपल इज टेकन एट रैंडम फ्रॉम ए पॉपुलेशन इज लाइकली टू पोजेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट पॉपुलेशन। कि अगर आप कोई पॉपुलेशन में से सैंपल ले रहे हो तो हम मान के चलते हैं कि जो सैंपल है वो हमारी पूरी पॉपुलेशन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। तो इस लॉ ने ये डिफाइन करा है कि अगर आप पॉपुलेशन में से कोई सैंपल लेकर चल रहे हो तो वो पूरी पॉपुलेशन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। लाइकवाइज अगर आप एक क्लास में खड़े हो और एक क्लास में से एक स्टूडेंट को एनालाइज कर रहे हो तो हम मान के चलेंगे कि उसके बेस पर आप सारी क्लास की कैरेक्टरिस्टिक्स को जान रहे हो। ठीक है, उसके बाद है लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स states that other thing being equal, larger the size of the sample, more accurate the result। तो ऐसा कौन से लॉ में कहा गया है कि जितना लार्ज सैंपल होगा उतना ही एक्यूरेट आपका क्या होगा, रिजल्ट होगा। तो ये लॉ में कहा गया लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर। ठीक है, तो इस लॉ के अंदर इसको डिफाइन किया है कि जितना लार्ज आपका सैंपल होगा उतना ही एक्यूरेट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। तो ये दोनों याद रख लेना फ्रेंड्स। लास्ट टाइम बहुत सारे क्वेश्चन इस पे से आए हुए हैं। ठीक है, कुछ मैच ऑफ द फ्लोइंग में आए हुए हैं, कुछ असर्शन रीजन में भी आए हुए हैं। ओके, तो फ्रेंड्स यही था आज का ये स्किप टॉपिक्स से जो हमारे रह गए थे पार्ट फर्स्ट के अंदर। होप सो आपको अच्छा लगा होगा आज की वीडियो। अगर कहीं कमी लगी है तो फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप इंट्रोड्यूस कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।